वो बेसिकली है स्टार एंड डेल्टा कनेक्शंस। देखो मैंने अपन पहले ही कुछ क्लासेस के अंदर बात कर चुके हैं कि सिंगल फेज सिस्टम क्या होता है, थ्री फेज सिस्टम क्या होता है, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं थ्री फेज सिस्टम के सिंगल फेज सिस्टम के। तो थ्री फेज सिस्टम अपने को ऑलरेडी ये पता है कि सिंगल फेज सिस्टम की कंपैरिजन में ज़्यादा इफेक्टिव भी है, ज़्यादा एडवांटेजेस भी है, और उसको इंडस्ट्रीज़ हैं या जो लार्ज स्केल की पावर जहाँ पे कंजप्शंस होती है वहाँ पे अपन थ्री फेज सिस्टम को यूज़ करते हैं। पहली चीज़ तो ये। अब जब आपको ये पता ही चल गया है कि थ्री फेज सिस्टम आपका ज़्यादा बेनिफिशियल है कंपैरेटिवली सिंगल फेज सिस्टम में, तो अपन थ्री फेज सिस्टम के ऊपर ही फर्दर स्टडी करते हैं। अपने को ये पता चल गया कि सिस्टम थ्री फेज होता है, उस थ्री फेज सिस्टम में भी आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में अपन बात करते हैं। तो जो थ्री फेज सिस्टम है उसके अंदर दो टाइप के सिस्टम मिलते हैं, एक होता है आपका स्टार कनेक्शन, दूसरा होता है डेल्टा कनेक्शन। और स्टार कनेक्शन है और डेल्टा कनेक्शन है उसमें वायरिंग सिस्टम अपन आगे डिटेल में बात करेंगे कि थ्री फेज सिस्टम क्या होता है, थ्री फेज फोर वायर सिस्टम क्या होता है, या डेल्टा कनेक्शन में थ्री फेज थ्री वायर सिस्टम ही होता है। लेकिन अगर अपन सिंगल फेज सिस्टम की अगर एक बार बात करें तो सिंगल फेज सिस्टम में क्या होगा कि एक तो उसके अंदर फेज होगा आपका, ओनली वन फेज होगा, और एक आपका क्या होगा रिटर्न पाथ होगा, मतलब एक से आपकी करंट जाएगी दूसरे से करंट आएगी। लेकिन थ्री फेज सिस्टम में क्या है कि आपके मिनिमम थ्री कंडक्टर्स तो होने ही चाहिए, क्योंकि नॉर्मल मैंने पहले बताया कि थ्री फेज सिस्टम के अंदर तीन वाइंडिंग होती है। तीन वाइंडिंग होगी तो तीन अलग अलग उसके हर एक वाइंडिंग के दो दो आपके टर्मिनल भी होंगे, मतलब ए वाइंडिंग है उसका टर्मिनल A1 A2, बी का B1 B2 C1 C2। तो मिनिमम मेरे टोटल मिला के छः मेरे टर्न्स या टर्मिनल्स बन रहे हैं। तो तीन कंडक्टर तो होंगे, क्योंकि एक वाइंडिंग एक कंडक्टर की तरह बिहेवियर कर रही है, दूसरी वाइंडिंग दूसरे कंडक्टर की तरह, तीसरी तीसरी कंडक्टर की तरह बिहेवियर कर रही है। जब सिंगल फेज वायर में ओनली एक ही जो वायर है वो आपका करंट को कैरी करता है, लेकिन थ्री फेज सिस्टम में तीन वायर आपके करंट को कैरी करते हैं। तो करंट को कैरी करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सिंगल फेज में अगर एक्स पावर जा रही है, एक्स पावर अगर सप्लाई हो रही है, तो थ्री फेज के अंदर वही पावर कितनी हो जाएगी आपकी 3 × x, क्योंकि तीन वायर हैं जो कि करंट को लेके जा रहे हैं। तो ये तो अपन ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं कि थ्री फेज सिस्टम है उसका एडवांटेजेस क्या है और क्या बेनिफिट है कंपेरेटिवली सिंगल फेज सिस्टम। लेकिन अब थ्री फेज सिस्टम की ये तो पता है अपने को कि भाई थ्री फेज सिस्टम को यूज करने से आपकी पावर है वो ज़्यादा आप सप्लाई कर सकते हो सिंगल फेज की कंपैरिजन में। लेकिन प्रॉब्लम ये आ जाती है कि जो घरों में जितने भी अपने लोड अपन यूज करते हैं वो सारे के सारे सिंगल फेज भी ऑपरेट करते हैं। तो अगर मान लो कि सारे के सारे थ्री फेज पावर पे ही अगर अगर डिपेंडेंट हो या थ्री फेज पावर पे हो, तो फिर अपने को स्टार डेल्टा इसके अंदर बहुत ज़्यादा कुछ जाने की ज़रूरत नहीं है। या मतलब आप नॉर्मल या थोड़ा बहुत सुपरफिशियल लेवल पे अगर थ्री फेज सिस्टम को पढ़ लोगे दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। लेकिन क्योंकि थ्री फेज सिस्टम का एडवांटेज ये है कि उससे अपन पावर ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन सिंगल फेज का क्या है कि सिंगल फेज में जितने भी अपने हाउस होल्ड हैं, मतलब डोमेस्टिक अप्लायंसेज जितने भी होते हैं, दे ऑल आर वर्क ऑन द सिंगल फेज सिस्टम। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपको सुई भी चाहिए तो तलवार भी चाहिए, मतलब आपको सिंगल फेज सिस्टम भी चाहिए तो थ्री फेज सिस्टम भी आपका है। तो अब थ्री फेज सिस्टम से अपन सिंगल फेज सिस्टम कैसे अचीव करेंगे, या सिंगल फेज की जो डोमेस्टिक के आपके जो लोड हैं उनको अपन कैसे पावर देंगे थ्री फेज सिस्टम से, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो अब थ्री फेज सिस्टम है उसके अंदर तीन अपन आउटलाइन है वो तीनों अपन चीज़ें पढ़ेंगे। पहला अपन पढ़ेंगे स्टार कनेक्शन क्या होता है थ्री फेज सिस्टम में, अपन जो अब डिटेल में जितनी भी पढ़ेंगे। अब यहाँ तक तो मैंने कंपैरिजन बताया कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सिंगल फेज सिस्टम एंड थ्री फेज सिस्टम, जिसकी अपन ऑलरेडी डिटेल में पहले की क्लासेज में स्टडी कर चुके हैं। लेकिन थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देने के लिए कि अपन थ्री फेज सिस्टम में इतना डिटेल में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि थ्री फेज सिस्टम इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसके डिटेल में जाना भी जरूरी है। पहली चीज़। दूसरी, इसकी आउटलाइन की अगर बात करें तो इसके अंदर मेनली तीन आउटलाइन होगी कि एक आपका स्टार कनेक्टेड होगा, मतलब स्टार कनेक्शंस क्या होते हैं थ्री फेज सिस्टम में। दूसरा आपका डेल्टा कनेक्शंस क्या होते हैं, और तीसरा है आपका कंपैरिजन बिटवीन स्टार एंड डेल्टा कनेक्शंस की स्टार कनेक्शंस में क्या होगा डेल्टा कनेक्शंस में क्या होगा, तो वो अपन इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार कनेक्शंस में क्या होता है कि आपका जैसे मान लो कि ये एक वाइंडिंग थी आपकी, दूसरी वाइंडिंग ये थी आपकी, और तीसरी वाइंडिंग आपकी ये थी। ठीक है, इस वाइंडिंग का एक टर्मिनल में टर्मिनल 1 दे देता हूँ, इसको मैं 2 दे देता हूँ, इस तीसरे इसका 1 दे देता हूँ, इसको भी मैं 2 दे देता हूँ, इसको भी मैं 1 दे दिया और इसको भी 2 दे दिया। मतलब अगर थ्री वाइंडिंग्स अगर आप यूज करोगे तो थ्री वाइंडिंग्स के टोटल नंबर ऑफ टर्मिनल होंगे आपके 6। टोटल नंबर ऑफ टर्मिनल्स होंगे 6। तो अगर अब देखो स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन अपन कैसे करते हैं कि स्टार कनेक्शंस में क्या होगा कि जो
कॉमन टर्मिनल्स है। कॉमन का मतलब यहाँ पे 2 नंबर ये टर्मिनल है, इधर ये 2 टर्मिनल है और ये आपका 2 नंबर का टर्मिनल है। तो अगर इन तीनों के तीनों टर्मिनल मतलब हर एक वाइंडिंग का जो सेकंड टर्मिनल है मतलब एंडिंग टर्मिनल है, अगर इन तीनों को मैं एक दूसरे से मिला दूं तो ये जो मेरा कनेक्शन बनेगा, ये मेरा कनेक्शन क्या बनेगा, स्टार का कनेक्शन बनेगा। तो 3 फेज वायर में क्या होता है कि कनेक्ट टू ए कॉमन पॉइंट, और इसको अपन स्टार पॉइंट भी बोलते हैं। और ये जो कनेक्शन होगा ये क्या होगा, आपका स्टार का कनेक्शन। यानी स्टार कनेक्शन में क्या होगा कि अगर आपको कोई बोला कि 3 फेज वाइंडिंग है या 3 फेज सिस्टम है, उसको स्टार में कनेक्ट करना है, तो या कोई पूछे कैसे कन्वर्ट करोगे, तो जो तीनों वाइंडिंग्स हैं उनके हर एक के 2 टर्मिनल्स हैं, तो टोटल 6 टर्मिनल हो गए। तो हर एक वाइंडिंग के जो एंडिंग टर्मिनल है उनको आप क्या कर दो, एक दूसरे से कनेक्ट कर दो या कॉमन बना दो। कनेक्ट करना मतलब क्या, कॉमन बना दिया अपन ने। तो वो जो आपका सिस्टम बनेगा वो स्टार कनेक्शन बनेगा। अब अगर इस स्टार कनेक्शन सिस्टम से मैं क्या करता हूँ कि अगर एक वायर मैंने ले लिया, यहाँ पे इस ये कॉमन पॉइंट होगा, इस कॉमन पॉइंट से अगर मैं एक वायर और ले लेता हूँ तो ये मेरा कॉमन पॉइंट हो जाएगा न्यूट्रल। तो देखो, स्टार कनेक्शंस में 2 टाइप के सिस्टम पॉसिबल हैं। एक सिस्टम है कि आप है 3 फेज एंड 4 वायर। पहला है आपका 3 फेज एंड 4 वायर। इसका मीनिंग क्या है, मतलब स्टार में पॉसिबल है, डेल्टा के अंदर कभी भी ऐसा नहीं होगा, फर्स्ट में। सेकंड है कि 3 फेज एंड 3 वायर। तो इसमें क्या मतलब है, 3 फेज एंड 3 वायर का मतलब क्या है, और 3 फेज और 4 वायर का मतलब क्या है। तो 3 फेज और 3 वायर का मतलब, 3 फेज एंड 4 वायर का मतलब है कि 3 फेजेस तो यही आ रहे हैं। तो 3 फेज जो आ रहे हैं तो हर एक में क्या है, आपकी एक एक वाइंडिंग, एक एक कंडक्टर तो है ही है या वाइंडिंग है। तो या वायर है, कंडक्टर मान लो आप, वायर मान लो या वाइंडिंग मान लो, कुछ ही मान लो, लेकिन कहने का मतलब है कि इसके अंदर आपका कोई ना कोई वायरिंग होगी। तो 1 2 3, 3 वायर तो ये हो गए। और अगर आपने कॉमन पॉइंट बनाने के बाद मतलब स्टार कनेक्शन करने के बाद में अगर एक वायर और अगर न्यूट्रल की तरह अगर वायर आपने कनेक्ट कर दिया और बाहर ले लिया, तो ये चौथा वायर हो गया। तो फेज कितने आपके 3, लेकिन वायर कितने आपके 4। तो इस टाइप के जो सिस्टम होते हैं स्टार कनेक्शन में, स्टार कनेक्शन में इस टाइप का सिस्टम होगा जिसके अंदर 3 फेज हैं और 4 वायर हैं। तो इस टाइप के सिस्टम को अपन बोलते हैं 3 फेज 4 वायर सिस्टम। लेकिन अगर आपने मान लो कि ये नहीं लिया, मतलब जो न्यूट्रल वाला पॉइंट है, न्यूट्रल तो आपने कनेक्ट कर दिया, मतलब तीनों के तीनों को पॉइंट्स को कॉमन कर दिया, लेकिन यहाँ से कोई वायर नहीं लिया आपने, यानी बाहर एक्सटर्नली कोई भी वायर आपने कनेक्ट नहीं किया। तो अगर कोई भी वायर अगर आपने कनेक्ट नहीं किया है तो 3 वायर हैं, एक इस फेज का, एक इस फेज का और एक इस फेज का, 3 वायर हैं और 3 ही फेज हैं। तो इस टाइप की जो सिस्टम है उसको अपन बोलते हैं 3 फेज 3 वायर सिस्टम। यानी कंक्लूसिव फॉर्मेट में ये बता सकता हूँ या कंक्लूसिव तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि जो स्टार कनेक्शन है उसकी डिजाइनिंग अपन क्या करते हैं कि जो तीनों वाइंडिंग है उनके जो एंडिंग टर्मिनल है उनको मिक्स कर देते हैं, तो वो तो बन गया स्टार कनेक्शन। अब स्टार कनेक्शन में अगर आपको 3 फेज 4 वायर सिस्टम बनाना है तो जो कॉमन पॉइंट है उससे एक वायर लेके आ जाओ बाहर की तरफ में, तो वो हो जाएगा आपका 3 फेज 4 वायर सिस्टम। अगर और अगर आप बाहर से कोई वायर नहीं लेके आ रहे हो, कॉमन पॉइंट से कोई बाहर वायर नहीं लेके आ रहे हो, तो वो सिस्टम बन जाएगा आपका 3 फेज 3 वायर सिस्टम। तो 2 टाइप के अपने होते हैं, एक होता है 3 फेज 3 वायर सिस्टम और सेकंड वन इज 3 फेज एंड 4 वायर सिस्टम। तो इसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर यही लिख रखा है कि इसको अपन स्टार या डेल्टा क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसकी जो शेप बनती है वो आपकी डेल्टा स्टार की तरह बनती है। जैसे एक फेज ये ले लिया मैंने, एक फेज मैंने ये ले लिया और एक फेज मैंने ये ले लिया, तो यहाँ पे जो स्टार भी कुछ इसी तरीके से बनता है आपका। वाई कनेक्टेड, वाई में भी क्या होगा, ये अगर एक वाइंडिंग ये होगी, एक वाइंडिंग ये होगी, एक वाइंडिंग होगी, तो ये सबके स्टार्टिंग टर्मिनल होंगे ये वाले और ये वाला, और ये क्या हो गया, सबका कॉमन पॉइंट हो गया, दिस इज़ योर कॉमन पॉइंट। तो ये वाई की, जैसे वाई अपनी अल्फ़ाबेट में वाई होता है, तो इसलिए अपन इसको वाई और स्टार इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका जो शेप होती है वो स्टार की या वाई की तरह होती है। ये तो बात हुई आपकी स्टार कनेक्शन की। अब अपन बात करते हैं डेल्टा कनेक्शन की। डेल्टा कनेक्शन क्या होता है, तो डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा कि वही 3 वाइंडिंग होगी क्योंकि 3 फेज ही पढ़ रहे हैं अपन, लेकिन इसमें डेल्टा वाइंडिंग में क्या होगी कि एक वाइंडिंग का जो स्टार्टिंग टर्मिनल है वो दूसरी वाइंडिंग के एंडिंग टर्मिनल से ऐड होगा और अगली वाली का जो स्टार्टिंग टर्मिनल है वो नेक्स्ट वाली के एंडिंग टर्मिनल से ऐड होगा। तो जैसे मान लो ये इसका 1 नंबर है, दिस इज़ योर 2, इसका 1 नंबर ये है, दिस इज़ 2, ये 1 नंबर है, दिस इज़ 2। तो डेल्टा के लिए क्या, स्टार में तो क्या किया था कि सबका जो एंडिंग टर्मिनल था, एंडिंग मतलब 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, दोनों सबको कंबाइन कर दिया था।
लेकिन डेल्टा में ऐसा नहीं करते हैं। डेल्टा में 2 नंबर होगा ना, वो यानी एक वाइंडिंग का जो स्टार्टिंग टर्मिनल है वो फर्स्ट वाइंडिंग के स्टार्टिंग टर्मिनल से, फिर अगले का जो सेकंड मतलब सेम वाइंडिंग का जो सेकंड टर्मिनल है मतलब एंडिंग टर्मिनल है वो अगले की स्टार्टिंग से, फिर इसका जो एंडिंग टर्मिनल है वो अगले के स्टार्टिंग से। तो ये जो शेप बनी है ये डेल्टा की तरह बनी है, यही डेल्टा का सिंबल होता है आपका, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, डेल्टा। दैट्स वाई इट इज कॉलिंग एज डेल्टा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि ये एक वाइंडिंग का स्टार्टिंग दूसरे के एंडिंग से। अब लेकिन इसके अंदर न्यूट्रल पॉइंट कोई बनेगा ही नहीं क्योंकि कॉमन कोई पॉइंट है नहीं इनके अंदर। तो इसके अंदर ओनली एक ही पॉसिबल है, दैट इज 3 फेज 3 वायर सिस्टम। 3 फेज क्यों होगा कि 3 फेज है, एक ये फेज है आपका, सेकंड फेज ये और थर्ड फेज ये। और 3 वायर क्यों है, क्योंकि हर एक के अंदर एक एक वाइंडिंग है, एक एक कंडक्टर है, एक एक वायर आपका प्रोवाइडेड है। इसलिए अपन इसमें एक ही है, इसलिए 3 फेज 3 वाइंडिंग इसलिए यूज नहीं करते। डेल्टा का सिंपली सी मतलब है कि उसमें 3 फेज होंगे, 3 वायर होंगे। लेकिन इन द केस ऑफ स्टार देर इज ए 2 पॉसिबिलिटी, फर्स्ट वन इज द 3 फेज एंड 4 वायर एंड सेकंड वन इज 3 फेज एंड 3 वायर सिस्टम। तो ये आपके कुछ डायग्राम है, ये ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ डायग्राम, जिसमें ये आपका कौन सा है, दिस इज योर 3 फेज 4 वायर सिस्टम। दिस इज योर 3 फेज एंड 4 वायर सिस्टम, दिस इज 3 फेज एंड 4 वायर सिस्टम, क्योंकि एक आपने जो न्यूट्रल पॉइंट है वहां से एक वायर बाहर निकाल दी। तो ये जो सिस्टम बन गया दिस इज योर 3 फेज एंड 4 वायर सिस्टम। डेल्टा है, डेल्टा में 3 ही फेज होंगे, तो ये रेड येलो ब्लू ये उसी से स्टैंडर्ड बताया, देखो रेड येलो एंड ब्लू, और ये आपका न्यूट्रल पॉइंट हो गया। न्यूट्रल पॉइंट पे आप पे डिपेंड करता है कि कनेक्ट करना है कि नहीं करना है। अब देखो ये चलो आगे बात करेंगे इस चीज़ में। अब अगर मान लो कि यहीं पे कर लेते हैं कि अगर मान लो कि आपके घर में जितने भी लोड हैं वो सारे के सारे सिंगल फेज लोड हैं, तो आपके घर के बाहर है ना जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है उसकी प्राइमरी होती है वो तो डेल्टा कनेक्टेड होती है, लेकिन सेकेंडरी होती है दैट इज़ योर स्टार कनेक्टेड ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे सेकेंडरी स्टार कनेक्टेड होता है, इसका न्यूट्रल पॉइंट है, ये एक फेज है आपका, दिस इज वन फेज, दिस इज अनदर फेज एंड दिस इज लास्ट फेज न्यूट्रल। तो आपके घर में क्या है कि इसमें से किसी एक से सप्लाई आ रही है, मतलब आर फेज या न्यूट्रल से कोई सप्लाई आ रही है या तो आपके घर में, या फिर न्यूट्रल और बी फेज से आपकी सप्लाई आ रही है, या वाई फेज और न्यूट्रल से। मतलब आपके घर में सपोज करो कि टोटल मिला के आपकी कॉलोनी में सपोज करो कि 100 घर हैं, टोटल मिला के 100 घर हैं। तो 100 में से जो आपके घर के बाहर अगर कोई भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है तो उस ट्रांसफार्मर में ऑलमोस्ट 30 जो होम्स हैं उनका कनेक्शन होगा आर फेज और एन के बीच में, मतलब एक फेज के बीच में। दूसरे में क्या होगा, रिमेनिंग 30 होंगे उनका किसी दूसरे फेज में होगा, और उसी से जो रिमेनिंग बच के 30 उसका किसी और का। तब भी मैंने पहले भी बताया होगा आपको कि तभी ऐसा होता है कि कभी कभी अपने पड़ोसी के घर में लाइट आती है लेकिन अपने नहीं आती है। इसका मतलब ये है कि आपका फेज का जो कनेक्शन है उसके अंदर कोई फॉल्ट है, जो दूसरा वाला है उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो कभी कभी बोलते नहीं इसके घर में तो लाइट आ रही है मेरे घर में लाइट ही नहीं आ रही है, तो उसका रीज़न वो है कि आपका जो फेज दिया हुआ है वो अलग फेज दिया हुआ है, इसको जो फेज दिया हुआ है वो अलग फेज दिया है। लेकिन जो ट्रांसफॉर्मर होता है वो 3 फेज का ट्रांसफॉर्मर होता है, उसमें जो अलग अलग कॉलोनी में जितनी भी जो आपके घर हैं उनको अलग अलग सप्लाई इस तरीके से दी जाती है। एक फेज से कुछ को दे दिया, दूसरे फेज को कुछ दे दिया, तीसरे फेज से, क्योंकि तीनों के अंदर आपका डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, स्टार और डेल्टा को समझ सकते हैं। जस्ट वन सेकेंड। ओके, तो ये तो बात हुई स्टार और डेल्टा की। अब अपन बात करते हैं कि अगर स्टार कनेक्टेड कोई लोड आपका स्टार कनेक्टेड लोड है उसमें फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज क्या होती है, फेज करंट लाइन करंट क्या होती है, और उनके बीच में रिलेशन क्या होता है, इसके बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है बैलेंस लोड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, बैलेंस लोड कि बैलेंस लोड क्या होता है और अनबैलेंस लोड क्या होता है। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं कि बैलेंस लोड ये प्रॉब्लम क्या है। तो हाँ, तो बैलेंस लोड या बैलेंस सिस्टम, तो बैलेंस लोड में क्या है कि अगर आपका कोई 3 फेज सिस्टम है, अगर मान लो कि आपके घर के बाहर जो ट्रांसफॉर्मर है उस ट्रांसफॉर्मर के ऊपर ये आपका आर बाई बी और ये मान लो मैंने न्यूट्रल मान लिया, अगर आपके टोटल मिला के जो उस कॉलोनी का टोटल लोड मान लेता हूँ, मैं घर नहीं मानता हूँ इस बार, में टोटल में लोड मान लेता हूँ कि 90 किलोवाट है,
मतलब टोटल मिला के लोड है किसी का, जैसे मान लो 500 वाट है, किसी का 1 किलो वाट है, नहीं होता नॉर्मली घरों में 5 किलो वाट तो अपना होता ही होता है, लेकिन अपन जस्ट जस्ट समझने के लिए अपन ये कर रहे हैं कि टोटल मिला के मान लो 90 किलो वाट आपका लोड है फॉर एग्जाम्पल। तो अगर इस 90 किलो वाट में हर एक फेज पे अगर 30 किलो वाट का लोड है, मतलब आर फेज पे भी 30 का है, वाई फेज पे भी 30 का है और बी फेज पे भी 30 का है, तो इसका मतलब क्या कि हर एक फेज पे लोड कितना है, 30 30 30। तो इस टाइप के जो लोड है को अपन क्या बोलते हैं, बैलेंस लोड। यानी बैलेंस लोड का मतलब क्या हुआ कि हर एक लोड पे जो लोडिंग दी हुई है वो सेम दी हुई है, इक्वल अमाउंट ऑफ लोड दे रखा है। और इक्वल अमाउंट ऑफ लोड देने का मतलब क्या है, उसमें जो करंट फ्लो होगी वो भी इक्वल होगी क्योंकि लोड ही आपका सेम है। तो इस टाइप के लोड को बोलते हैं अपन बैलेंस्ड लोड। लेकिन ये एक थ्योरेटिकल एनालिसिस है, मतलब ये थ्योरेटिकल है, प्रैक्टिकली कभी ऐसा नहीं होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि टोटल मिला के ये होगा कि डिवाइड बाई 3 हो, सब पे इंडिविजुअल होगा। कहाँ पे 25 घर कनेक्टेड होंगे, कहाँ पे 30 होंगे, कहाँ पे 35 होंगे। अब हो सकता है कि जो 25 घर है उनका लोड बहुत ही कम हो, या उसमें से 5 का बहुत कम हो, 2 का बहुत ज़्यादा हो। तो कहने का मतलब है कि प्रैक्टिकली जो लोड होते हैं वो सारे के सारे अनबैलेंस लोड होते हैं। बैलेंस लोड उसका जस्ट अपोजिट क्या होगा, अनबैलेंस। अनबैलेंस का मतलब तीनों के दिनों जो फेजेज हैं उनके ऊपर लोड अलग अलग है। अलग अलग का मतलब ये नहीं है दो में सेम भी हो सकता है, एक में अलग हो सकता है दो में सेम हो जाए एक में अलग हो जाए, या दो में अलग अलग हो जाए एक में अलग ही हो, तीनों में अलग अलग हो सकता है। बैलेंस का मतलब ये है कि तीनों में सेम होना चाहिए। और अनबैलेंस का मतलब है कि इक्वल नहीं है तीनों पर। अब उसके जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जितने बनते हैं, दो में सेम एक में अलग, दो में अलग अलग एक में कुछ अलग, ये जितने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनते हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। पर अनबैलेंस का सीधा सा मतलब है कि सब पे इक्वल लोड आपका लगाया हुआ नहीं है। तो बैलेंस लोड को स्टडी करना सबसे इजी रहता है कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए अपन बैलेंस लोड का कैसे लेके चलेंगे। तो कहीं भी अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है या कहीं भी आपके कई चीज़ सुनने को मिलती है कि बैलेंस लोड, तो बैलेंस लोड का सीधा सा माइंड में आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि सारे के सारे जो फेजेज हैं उनके ऊपर आपने इक्वल लोड अप्लाई कर रखा है। सारे के सारे फेजेज में, मतलब ट्रांसफॉर्मर के ऊपर इक्वल लोड आपने अप्लाई कर रखा है। और अनबैलेंस का मतलब क्या है कि सारे के सारे अलग है। तो प्रैक्टिकल केस क्या होगा, हमेशा अनबैलेंस होगा। लेकिन जो थ्योरेटिकल होता है उसकी अपन स्टडी बैलेंस में करते हैं, और वो की वही चीज़ें वैलिड होती है आपके अनबैलेंस लोड के लिए। तो ये तो बात हुई बैलेंस और अनबैलेंस की। अब अपन बात करते हैं कि जो फेज वोल्टेज, लाइन वोल्टेज, किसके वोल्टेज और करंट के बीच में क्या रिलेशन होता है, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या रिलेशन होता है, फेज वोल्टेज और लाइन करंट में क्या रिलेशन होता है, स्टार डेल्टा कनेक्शन में। तो सबसे पहले अपनी स्टार की बात करते हैं, उसमें भी कौन सा लोड है आपका, बैलेंस लोड। बैलेंस लोड का मतलब क्या है कि इसके ऊपर जो लोडिंग होगी वो आपकी क्या होगी, इक्वल होगी। तो अपन इसे समझते हैं, देखो। तो इसके अंदर क्या है, तीन वाइंडिंग है। इसका टर्मिनल ए, दिस इज टर्मिनल A2 पहली वाइंडिंग, फिर दूसरी वाइंडिंग B1 और B2 टर्मिनल है, C1 और C2। और जो लास्ट के जो टर्मिनल है नहीं, A1 A2 B2 एंड C2 है, उनको मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया और ये न्यूट्रल आपका बन गया, पहली चीज़। तो इसी तरीके से ये मेरा सपोज करो कि A1 की जगह इसको मैंने R फेज दे दिया, दिस इज माई Y फेज, दिस इज B फेज, और ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट होगा क्योंकि तीनों पॉइंट है कॉमन हो गए। यहाँ पे मैंने 4 वायर नहीं लिया है, 3 फेज 3 वायर स्टार कनेक्शन मैंने लिया है। तो अब देख लो कि अब अपन समझते हैं कि फेज करंट क्या होती है, लाइन करंट क्या होती है, फेज वोल्टेज क्या होता है, लाइन वोल्टेज क्या होता है। सबसे पहले हम फेज वोल्टेज की बात करें, नाम से पता चल रहा है फेज वोल्टेज का मतलब क्या है कि हर एक फेज के अंदर जो वोल्टेज होगा उसको अपन बोलते हैं फेज वोल्टेज। तो इस वाइंडिंग का जो फेज है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है, न्यूट्रल से लेके यहाँ तक। तो ये जो वोल्टेज दिख रहा है आपको EPH, ये क्या है, आर फेज का वोल्टेज है, आर फेज का फेज वोल्टेज है, ठीक है। इस तरह से ये वाई है आपका और दिस इज न्यूट्रल। तो ये जो वोल्टेज है ये क्या है आपका, ई फेज, EYN, ई फेज, ठीक है, वाई और एन के बीच में। इस तरह से ये बी पॉइंट है और ये आपका एन पॉइंट है। तो ये जो वोल्टेज है ये भी क्या है आपका फेज वोल्टेज है, लेकिन कौन कौन से का है, बी फेज। तो फेज वोल्टेज क्या होता है कि वोल्टेज अक्रॉस ईच फेज इज कॉल्ड फेज वोल्टेज। यानी हर एक फेज के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या होगा आपका फेज वोल्टेज। दूसरा आपका लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज क्या है कि दो अलग अलग लाइंस के बीच में, लाइंस का मतलब क्या है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है और एक लाइन, मतलब फेज है बेसिकली, तीन फेज है तो तीन अलग अलग लाइन है। तो एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में, या एक फेज, क्योंकि ये आर फेज है आपका, ये आपका आर फेज है, दिस इज योर वाई फेज, दिस इज योर बी फेज। तो फेज वोल्टेज तो क्या कि एक फेज और न्यूट्रल के बीच में जो वोल्टेज था वो तो मेरा फेज वोल्टेज था।
कोई सा भी देख लो आप, ये फेज लिया मैंने, ये न्यूट्रल लिया, उसमें फेज वोल्टेज के लिए कहीं भी दूसरे फेज का नाम मेंशन नहीं है, ओनली एक ही फेज की बात हो रही है, एक फेज और न्यूट्रल, इस तरह से एक फेज न्यूट्रल, इस तरह से एक फेज न्यूट्रल। लेकिन इन द केस ऑफ लाइन वोल्टेज अपन बात करेंगे दो डिफरेंट फेजेस के बारे में, ये आर फेज है, दिस इज वाई फेज। तो इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज है ये आपका क्या होगा, लाइन वोल्टेज। द वोल्टेज बिटवीन टू फेजेज इज कॉल्ड एज द लाइन वोल्टेज, बट one the voltage between one phase and neutral is called as the phase voltage। ये तो हुआ लाइन वोल्टेज की। तो लाइन वोल्टेज क्या होगा, आर और वाई के बीच में जो वोल्टेज होगा इसको मैं बोल सकता हूँ ई आर वाई, या लाइन वोल्टेज होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी, ई आर वाई। अगर मैं आर फेज और बी फेज की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, ई बी आर या आर बी, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, वाई और बी के बीच में, तो वाई और बी के बीच में ई वाई बी। तो होपफुली ये समझ में आएगा कि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में क्या है। तो फेज वोल्टेज क्या होगा, एक फेज और न्यूट्रल के बीच में वोल्टेज, और लाइन वोल्टेज होगा कि दो फेजेज के बीच में वोल्टेज होगा, आपका लाइन वोल्टेज होगा। फिर अपन बात करते हैं फेज करंट की। तो फेज करंट क्या होगी कि फेज के अंदर से जाने वाली करंट, वो क्या होगी आपकी फेज करंट। तो करंट फ्लोइंग थ्रू ईच फेज, तो करंट इस वाइंडिंग के अंदर जाने वाली करंट, इस वाइंडिंग के अंदर जाने वाली करंट, और इस वाइंडिंग के अंदर जाने वाली करंट क्या होगी, मेरी फेज करंट होगी, ठीक है। और लाइन करंट क्या होगी, ये स्टार से नहीं समझ में आएगा, डेल्टा से अपन इसको समझाते हैं। तो देखो, अगर डेल्टा कनेक्शन में मैं लाइन करंट इस फेज करंट की बात करूँ तो इस फेज में यह करंट जा रही है, इस फेज में ये करंट जा रही है, इस फेज में ये करंट जा रही है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। तो ये जो करंट होगी ये तो क्या होगी, मेरी फेज करंट होगी, जो वाइंडिंग के अंदर जाएगी। लेकिन जो लाइन करंट होगी वो क्या होगी, लाइन करंट होगी कि लाइन में से आने वाली करंट। तो देखो, ये करंट और ये करंट अलग अलग है। ये करंट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप केसीएल लगाओगे ना, तो इस करंट का जो समेशन होगा, इनकमिंग करंट का समेशन आपका डिवीजन होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे करंट अलग होगी और ये जो करंट है वो अलग होगी। तो फेज करंट क्या होती है कि फेज के अंदर या वाइंडिंग के अंदर जो करंट फ्लो होती है वो आपकी फेज करंट होती है, और लाइन क्या करंट होती है, लाइन के अंदर जो फ्लो हो रही है वो करंट लाइन करंट होती है। लेकिन स्टार कनेक्शन के अंदर फेज करंट भी वही होती है और लाइन करंट भी वही होती है, वो अपन डिटेल में देखेंगे कैसे। क्योंकि देखो, यहाँ पे जो ये फेज है इसमें जो करंट जा रही है, सपोज करो ये जा रही है, तो यही तो करंट यहाँ जा रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई जंक्शन है ही नहीं है। जंक्शन का मतलब मोर देन टू पॉइंट्स अगर जहाँ पे कनेक्टेड हो रही है, मोर देन टू ब्रांचेज जहाँ पे कनेक्टेड हो रही है। तो अगर ऐसा कुछ होता तो अपनी अलग अलग होती, लेकिन ऐसा सिचुएशन है ही नहीं। स्टार कनेक्शन में क्या है कि आपकी फेज में जो करंट जा रही है वो की वही लाइन करंट जा रही है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि स्टार कनेक्शन में आपकी फेज करंट और लाइन करंट है उनकी वैल्यू सेम होती है, बराबर होती है। डेल्टा में क्या होता है वो अपन देखेंगे। अब अपन बात करते हैं बैलेंस सिस्टम की। अपन ने बात कर ली है कि बैलेंस सिस्टम ये है। अब इसके अंदर देखो क्या है कि मैंने कुछ नोमेनक्लेचर यूज किए हैं कि मैं ये मान लेता हूँ कि इसका जो फेज वोल्टेज, अपन फेज डायग्राम बनाएंगे, देन फिर रिलेशन बताएंगे कि फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में रिलेशन। अब ये अपनी स्टार कनेक्शन पे अपन बात कर रहे हैं अभी। तो इसके अंदर ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट है, ये मेरा आर फेज, ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट है, ये मेरा वाई फेज, ये मेरा न्यूट्रल पॉइंट है, ये मेरा बी फेज। तो यहाँ का मैंने वोल्टेज मान लिया इस फेज का, वो मैंने ई एन आर मान लिया, न्यूट्रल एन से आर फेज तक, तो ई एन आर। इस तरीके से यहाँ का मैंने वोल्टेज मान लिया ई एन वाई, वाई फेज अगर ये, और बी फेज का मैंने मान लिया ई एन बी। ये मेरा क्या हो गया, ये सारे के सारे मेरे क्या हो गए, फेज वोल्टेज। ये सारे मेरे क्या हो गए, फेज वोल्टेज। ऑल दीज आर द फेज वोल्टेज। जहाँ पे न्यूट्रल न्यूट्रल का मतलब सारे सारे फेज वोल्टेज है। और लाइन वोल्टेज क्या होंगे, दो लाइन के बीच का वोल्टेज, तो आर फेज और ये वाई फेज, तो इसके बीच में वोल्टेज ई आर वाई, वाई और बी के बीच में वोल्टेज ई वाई बी, और लास्ट में बी और आर के बीच में ई बी आर, लाइन वोल्टेज। ठीक है, ये तो ये अपनी लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज की बात। उसके बाद में करंट की बात करें तो इस वाइंडिंग के अंदर करंट में, फेज करंट में मान लेता हूँ आई एन आर, कि इस फेज के अंदर करंट जा रही है, मेरी फेज करंट है आई एन आर। इस फेज के अंदर मेरी करंट जा रही है आई एन वाई, यहाँ से आई एन वाई, और इसके अंदर जा रही है मेरी आई एन बी। ये तो ये मेरी फेज करंट। लाइन करंट में मान लेता हूँ कि आर फेज के अंदर करंट जा रही है वो आई आर है, वाई फेज में आई बी है, और बी फेज के अंदर आई बी, आई वाई है और आई बी।
तो अपन ये देख सकते हैं कि पहले अपन रिलेशन देखते हैं करंट का, पहले अपन रिलेशन देखते हैं करंट का। तो करंट में क्या है, फेज करंट क्या है आपकी, ये वाली, ये फेज करंट है और ये आपकी लाइन करंट है। इस तरह से ये फेज करंट है, ये आपकी लाइन करंट है। इस तरह से ये फेज करंट है और दिस इज लाइन करंट। तो अपन ये बोल सकते हैं कि सारी के सारी केसेस में जो फेज करंट है, चाहे वेदर आर फेज हो, वाई फेज हो, बी फेज है, उसकी वैल्यू आपकी लाइन करंट के बराबर ही है। क्योंकि ये जो करंट है बेसिकली यही करंट तो यहाँ जा रही है, ये जो करंट है वो यही तो आ रही है, ये जो करंट है वो ये यहाँ आ रही है। तो अगर आपका बैलेंस लोड है, स्टार कनेक्शन है, तो आपकी लाइन करंट और फेज करंट एक दूसरे के बराबर होगी। तो अपन रिलेशनशिप भी निकाल रहे हैं कि आपका फेज करंट और फेज वोल्टेज में क्या रिलेशन है, और फेज करंट और फेज वाइल लाइन वोल्टेज में, लाइन करंट के अंदर क्या रिलेशन है इन द केस ऑफ स्टार कनेक्शन। तो स्टार कनेक्शन में अपनी एक कंक्लूजन क्या निकालना है कि लाइन करंट और फेज करंट आपकी बराबर होती है, लाइन करंट और फेज करंट बराबर होती है। तो ये मैंने कंक्लूजन यहाँ पे लिखा है कि रिलेशन बिटवीन फेज करंट एंड लाइन करंट इन स्टार कनेक्शन। तो इसमें क्या था, सेम करंट फ्लोज थ्रू फेज वाइंडिंग, फेज वाइंडिंग में जो करंट फ्लो हो रही है वो की वही करंट आपकी लाइन कंडक्टर में फ्लो हो रही है। इसलिए जो आई आर है, मतलब लाइन करंट है, वो फेज करंट के बराबर होगी। इस आई वाई इक्वल टू आई एन वाई और आई बी इक्वल टू आई एन बी, वेर द फेज करंट विल बी आई एन दिस। तो एक कंक्लूजन अपन निकल गया है कि इन द केस ऑफ स्टार कनेक्शन आपकी जो लाइन करंट और फेज करंट है वो एक दूसरे से क्या होती है, बराबर होती है। और अगर मैं आई एन आर, आई एन वाई और आई एन बी को आई फेज मान लेता हूँ सबका, क्योंकि बैलेंस लोड है तो जो करंट फ्लो होगी वो भी सेम होगी, करंट भी सेम होगी और सबका वोल्टेज भी सेम होगा। ठीक है, यानी फेज करंट की वैल्यू बराबर होगी, लाइन करंट की भी वैल्यू बराबर होगी। यानी हर एक फेज के अंदर जो फेज वोल्टेजेज हैं उनकी वैल्यू आपस में बराबर होगी, और जो लाइन वोल्टेज है तो लाइन वोल्टेज ही बराबर होगी, और फेज करंट तो फेज करंट भी एक दूसरे के बराबर होगी, और आपकी लाइन करंट है तो लाइन करंट भी एक दूसरे के बराबर होगी। यानी बैलेंस लोड के केस में, क्योंकि बैलेंस लोड में सबके इक्वल लोड लगा हुआ है तो जो करंट की रिक्वायरमेंट होगी वो भी सबकी सेम होगी। तो अगर मैं सबके फेज वोल्टेज हैं वो मेरे बराबर हैं ही हैं, सॉरी फेज करंट सबकी बराबर है, उसको मैं आई फेज मान लेता हूँ, और जो करंट है लाइन करंट उसको मैं आई एल मान लेता हूँ। तो स्टार कनेक्शन में आई फेज की वैल्यू आई एल के बराबर होती है। पहला केस तो ये। अब अपन बात करते हैं रिलेशन बिटवीन फेज वोल्टेज एंड लाइन वोल्टेज। अभी तक समझ में आई नहीं है, यस या नो बता दो मेरे को। सर आ गई। ओके, यस सर। अब अपन बात करते हैं कि रिलेशन देखते हैं अपन फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज में। यहीं पे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, डेल्टा के अंदर करंट के अंदर आएगी यहाँ पे, तो अपन इसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो अभी मैंने स्टैंडर्ड क्या किया है कि ये मैंने आई ई एन आर मैंने आर फेज का फेज वोल्टेज माना है, ये ई एन वाई मैंने वाई फेज का फेज वोल्टेज, और ई एन बी मेरा बी फेज का फेज वोल्टेज। ओके, अब आपको ये पता है कि तीनों की तीनों जो वोल्टेज हैं, थ्री फेज वोल्टेज हैं, तो एक दूसरे से 120 डिग्री का इनका डिस्प्लेसमेंट होगा। अपन ऑलरेडी बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। तो पहले अपन इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। तो फेजर डायग्राम बनाने के लिए क्या किया कि मैंने सबसे पहले रेफरेंस बनाया कि जो आर फेज का फेज वोल्टेज है उसको मैंने रेफरेंस बना लिया। तो मैंने यहाँ से ही मान लिया कि ये जो मेरा वोल्टेज है, अभी जो जहाँ जहाँ मैं देखो ये जो मेरा मार्कर चल रहा है उसी पे ध्यान देने की जरूरत है, बाकी को ध्यान मत दो। जो भी डॉटेड वोटेड है या जो उनको ध्यान देने की जरूरत नहीं। जहाँ जहाँ मेरा मार्कर मूव कर रहा है वहाँ वहाँ ध्यान देने की जरूरत है आपको, बस वहाँ पे फोकस रहो आप। तो ये मेरा ई एन आर मैंने रेफरेंस मान लिया, ये मेरा फेज वोल्टेज हो गया। ठीक है, ये मेरा फेज वोल्टेज हो जाएगा आर फेज का। अब मेरे को पता है कि जो वाई फेज है उसका फेज वोल्टेज आर फेज से 120 डिग्री पीछे है, ये मैं मान के चल रहा हूँ। क्योंकि आपने देखा था कल जो वोल्टेज था ई एम साइन ऑफ ओमेगा टी, फिर ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120, फिर ई एम साइन ओमेगा टी माइनस 240 डिग्री। तो इस फेज वोल्टेज से 120 डिग्री पीछे, पीछे का मतलब क्लॉकवाइज, अपन क्लॉकवाइज गए, पीछे गए, क्लॉकवाइज गए, तो जो वोल्टेज मिला वो कौन सा मिला, वाई फेज का फेज वोल्टेज, दैट इज ई एन वाई। वो क्या मेरा ई एन वाई। फिर इसी से ही मतलब रेफरेंस अपने ई आर वन ई एन वाई मान रखा है, उससे जब 120 डिग्री पे गए, 120 डिग्री पे गए तो आपका कौन सा वोल्टेज मिला, ई एन बी। वो क्या है आपका बी फेज का फेज वोल्टेज। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रेफरेंस अगर फेज वोल्टेज आर का अगर आपने माना है तो ई एन आर अगर यहाँ पे है तो जो ई एन वाई होगा वो यहाँ पे होगा, और ई एन बी आपका यहाँ पे होगा।
ये यहाँ तक तो चीज़ हुई है, यानी सबसे पहले अपन को ये अपने फेजर डायग्राम बनाए। अब आगे कैसे बनेगा वो अपन देखते हैं। तो अपन ने क्या कर दिया कि इस फेजर डायग्राम में सबसे पहले जो फेज वोल्टेजेज है आर फेज का, वाई फेज का, बी फेज का, वो अपन ने क्या कर दिया इसके ऊपर फिक्स कर दिया फेजर डायग्राम। अब अपन आते हैं सिंपल केवीएल इक्वेशन लगानी है अपने। सिंपल केवीएल इक्वेशन लगाने का क्या किया है कि अपन आर फेज की बात कर रहे हैं, उससे से वाई फेज की बात करेंगे। अगर आर फेज में जो कॉन्सेप्ट है वो का वही वाई फेज में होगा। तो देखो आपको ये दिख रहा होगा कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ तो ये एक कंप्लीट लूप बन रहा है, ये मेरा एक कंप्लीट लूप बन रहा है। और केवीएल हमेशा किसी भी लूप के अंदर काम करता है, मतलब केवीएल आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमेशा किसी मेश एनालिसिस इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हमेशा क्लोज लूप में लगेगा। और केवीएल कहाँ लगेगा, केसीएल कहाँ लगेगा, जहाँ पे जंक्शन होगा। तो अब अपन क्या करते हैं कि इसके अंदर केवीएल लगाते हैं। केवल केवीएल लगाया अपन ने, केवीएल लगाया तो क्या किया अपन ने, इसका केवीएल की मैंने इक्वेशन लिख रखी है यहाँ पे। ये जो केवीएल की इक्वेशन होगी ये क्या होगी आपकी, ये होगी दिस वन कि ई एन आर। देखो मैं अभी यहाँ बता देता हूँ, ये मान लेता हूँ कि मेरा प्लस साइन है, ये मेरा प्लस है, दिस इज माइनस, क्योंकि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल और पोटेंशियल करंट फ्लो होगी। इसी से करंट आपकी प्लस से माइनस ये इधर जा रही है, और इसको मैं मान लिया मैंने प्लस से माइनस, ये करंट आपकी इधर जा रही है, इधर करंट ऊपर जा रही है। ठीक है, तो अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पूरा कंप्लीट होके वापस यहीं पे आएंगे। तो अपन ने क्या किया, प्लस से माइनस किया, तो क्या मैं प्लस मान लेता हूँ, हमेशा प्लस ही मानता हूँ मैं, या माइनस मान लो आप, जैसे ही मान लो, मैंने प्लस मान लिया सपोज करो। तो ये ई एन आर, ठीक है, ई एन आर, प्लस से माइनस गए तो आप, या प्लस से माइनस गए तो आप, हाँ ठीक है मान लो आप। उसके बाद में फिर वापस अपन प्लस से माइनस गए तो क्या होगा, ई आर वाई, ई आर वाई। फिर अपन अपना जो पाथ है वो है इस डायरेक्शन में, लेकिन करंट क्या आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। तो अपन जा रहे हैं माइनस से प्लस, माइनस से प्लस का मतलब माइनस, क्योंकि प्लस से माइनस में अपने प्लस लिया तो माइनस से प्लस जाएंगे तो माइनस लेंगे। वो क्या होगा आपका ई एन वाई दैट इज इक्वल टू जीरो। उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जीरो के बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं ई आर वाई की वैल्यू निकालूं, ई आर वाई क्या है मेरा, आर फेज और वाई फेज का वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। ई आर वाई क्या है मेरा, लाइन वोल्टेज, क्योंकि दो फेज के बीच में, उसकी वैल्यू आ गया आपकी ई एन वाई, ई एन वाई माइनस ई एन आर, ई एन वाई माइनस ई एन आर। ठीक है, तो ई आर वाई इक्वल हो गया ई एन वाई माइनस ई एन आर, ये वेक्टर डिफरेंस हो गया आपका। अब देखो, हाँ, अब अपन ने क्या किया है कि ये जो फेजर डायग्राम बनाया था उसके अंदर इसके अंदर आप देखो कि जो रिजल्ट आया है वो आया ई आर वाई इक्वल टू ई एन वाई माइनस ई माइनस एन ई एन आर। तो ई एन वाई कहाँ पे है, ये वाला ई एन वाई यहाँ पे, माइनस ऑफ ई एन आर का मतलब क्या है कि देखो इसमें इसने गड़बड़ की है, इसने गड़बड़ क्या की है, मैं यहाँ पे थोड़ा लिखता हूँ पहले, कि जो ई आर वाई है डायग्राम में इसने गड़बड़ की है कि ई आर वाई है वो इक्वल टू है आपका ई एन वाई माइनस एन आर दिस। तो ई एन वाई तो मेरा ये है मेरा ई एन आर, ये मेरा प्लस ई एन आर है। अगर इसका माइनस करना है तो मैं क्या करूँगा, इसके वेक्टर को जस्ट रोटेट कर दूंगा। तो बेसिकली ये ई एन बी नहीं होके माइनस ऑफ ई एन आर है। ये आप करेक्शन कर लेना इस डायग्राम में।
इस डायरेक्शन में कनेक्शन कर लेना कि माइनस ऑफ ई एन बी नहीं है, दिस इज माइनस ऑफ ई एन आर। उसी तरीके से ये मीटिंग 5 मिनट में ऑफ हो जाएगी, तो अपन कंटिन्यू कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं वापस एक लिंक सेंड कर दूंगा आपको। माइनस ऑफ ई एन आर है ना, तो ई एन आर इधर है तो माइनस ऑफ ई एन आर ये हो जाएगा। इसी तरीके से ये ई एन बी है, ये इसमें वाई ई बी नहीं होगा, ये बेसिकली ये अपन उसके बारे में देखेंगे बाद में। तो ये माइनस ऑफ ई एन आर का ई एन वाई हो गया। तो इसका अपने को फेजर समेशन करना है। अब आपको पता है कि दो वेक्टर हैं, अगर एक वेक्टर आपका एस है, एक वेक्टर ऐसा है, ये दो वेक्टर हैं, तो इसका अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो आपका रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? उसका फॉर्मूला क्या है कि अगर ए और बी वेक्टर हैं, दोनों एक दूसरे से थीटा एंगल पे हैं, तो उसका रिजल्टेंट क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। और कॉस ऑफ थीटा क्या है? ए और बी के बीच का एंगल। तो अपने को ई आर वाई निकालना है। ई आर वाई क्या आपका? लाइन वोल्टेज। और ई एन वाई और ई एन बी क्या आपका? फेज वोल्टेज। ओके, तो ये एक वेक्टर मान लो ए मान लो, इस वेक्टर को आप बी मान लो, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है आपका? 60 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा का अंडर रूट। या मैं ये बोल सकता हूँ कि इसका क्या हो जाएगा? ये वाला ई आर वाई क्या हो जाएगा आपका? अंडर रूट ऑफ ई एन वाई का स्क्वायर प्लस ई एन आर का स्क्वायर प्लस 2 ई एन आर कॉस ऑफ थीटा। और कॉस ऑफ थीटा 60 डिग्री क्यों है? देख लेते हैं वो भी डिग्री क्यों है। क्योंकि आपको एक बात पता है कि इसके और इसके बीच में एंगल था आपका 120 डिग्री, क्योंकि ये आपका वाई फेज का वोल्टेज है, लाइन वोल्ट फेज वोल्टेज, ये आपका बी फेज का है। इसके बीच में एंगल कितना आपका? 120 डिग्री। और ये जस्ट 180 डिग्री पे है, ये आपके एंगल कितना है? 180 डिग्री। ये आपका एंगल 180 डिग्री है। लेकिन मुझे पता है कि ये और ये वोल्टेज एंगल कितना है आपका? 120 डिग्री दिख भी रहा है यहाँ पे। तो अगर ये टोटल 180 डिग्री है, ये 120, तो ये एंगल कितना जाएगा आपका? 60 डिग्री। तो कहने का मतलब है कि दो वेक्टर हैं, दोनों के दोनों फेज वोल्टेज हैं, जिनके बीच का एंगल कितना है आपका? 60 डिग्री। तो अपने अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू कितनी पुट कर रही है? 60 डिग्री। तो अपन ने ये वैल्यू पुट कर दी, कॉस ऑफ थीटा पुट कर दिया। अब अपने को पता है क्योंकि बैलेंस लोड की अपन स्टडी कर रहे हैं, तो बैलेंस लोड में जो फेज वोल्टेजेज होंगे, हर एक फेज के फेज वोल्टेज वो बराबर होंगे, और उसको मैं ई फेज मान लेता हूँ। मतलब ई एन वाई की वैल्यू ई एन आर के बराबर होगी। लेकिन ई एन वाई की वैल्यू ई आर वाई के बराबर नहीं होगी, क्योंकि फेज वोल्टेज के बराबर होगा, लेकिन लाइन वोल्टेज के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा आपका ई फेज स्क्वायर टू ई फेज इंटू कोस 5 के कोस थीटा 60 की वैल्यू 0.5। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आप वैल्यू पुट करोगे, गेट करोगे 3 ई फेज स्क्वायर, उसकी वैल्यू आ जाएगी √3 ई फेज। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लाइन वोल्टेज है और जो फेज वोल्टेज है उनके बीच में रिलेशन ये है कि जो लाइन वोल्टेज है वो फेज वोल्टेज का √3 मल्टीप्लाई होता है इन द केस ऑफ स्टार कनेक्शन। इन द केस ऑफ स्टार कनेक्शन। तो इसी तरीके से अगर वाई बी भी आप सर्च करना चाहो तो वाई बी भी कर सकते हो। देखो इसका मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ कि आप जैसे मैंने अपने को आर वाई का मैंने आपको बताया, तो उसी तरीके से आप क्या करो, वाई बी और बी आर इसका आप घर पे क्या करो, उसका पूरा केवीएल इक्वेशन लिखो। फिर जो लाइन वोल्टेज होगा वो उसका फेज के अंदर क्या आपका रिलेशन आता है। जैसे यहाँ पे अपने रिलेशन निकाला है, ये आपका क्या लाइन वोल्टेज, क्योंकि दो लाइन के बीच का वोल्टेज है, और ये एक फेज है और ये एक फेज है। तो ये जो लाइन वोल्टेज है इसका इन दो फेजेस से ये रिलेशन है। तो अपने को सर्च करना है कि ई वाई बी का क्या रिलेशन होगा, और इसी तरीके से ई बी आर का क्या रिलेशन होगा, ये भी अपने को निकालना है। तो इस तरीके से अपन इसको निकाल, तो ये दोनों की दोनों है, मतलब ई वाई बी और ई बी आर, ये आप होमवर्क में करना। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। वही रिलेशन आएंगे, रिलेशन आने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो भी यही आएगा। तो फाइनली अपने कंक्लूजन में ये बता सकते हैं कि जो लाइन वोल्टेज है स्टार कनेक्शन के अंदर, उसकी जो फेज वोल्टेज से रिलेशन होता है वो होता है ई एल इक्वल टू √3 वी फेज। अगर मैं ये बोल दूं कि आपका फेज वोल्टेज 200 वोल्ट अगर दे रखा है, और मैं पूछूँ कि लाइन वोल्टेज कितना होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 200 √3, 200 इंटू √3 क्या हो जाएगा आपका? लाइन वोल्टेज। तो लाइन वोल्टेज किसके बराबर? √3 इंटू फेज वोल्टेज।
सर नहीं आ रहा समझ में।